Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain Joule-Thomson effect. आज हम Joule-Thomson effect को explain करेंगे और इसको conceptually discuss करेंगे. So सबसे पहले हम इसको define करते हैं कि Joule-Thomson effect किसे कहते हैं. So let's start. Joule-Thomson effect को हम इस तरह define करते हैं कि the cooling effect produced by the sudden expansion of a compressed gas is called Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो कि कंप्रेस्ड गैस के सडन एक्सपेंशन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है, इस कूलिंग इफेक्ट को हम जोल-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन गैस गर्म हो जाता है, और जब हम कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपैंड करते हैं तो इसके नतीजे में ठंडक पैदा होती है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होती है. अब कंप्रेस्ड गैस के सडन एक्सपेंशन के नतीजे में जो कूलिंग इफेक्ट पैदा होती है, उस कूलिंग इफेक्ट को हम जोल-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं. आपने अब अक्सर देखा होगा कि जब हम भरे हुए बलून से हवा निकालते हैं या जब हम गाड़ी के टायर से हवा निकालते हैं, तो अगर ये प्रोसेस हम गर्मी में भी कर रहे होते हैं, तो जब हम गाड़ी के भरे हुए टायर से या भरे हुए बलून से हवा निकालते हैं और उसको अपने हाथ से फील करते हैं, तो वो हवा ठंड होगी. वो रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग एयर के मुकाबले में वो एयर जो है वो कूल्ड होगी, क्योंकि जो टायर के अंदर हवा मौजूद है या इन्फ्लेटेड बालून के अंदर हवा मौजूद है, तो वहाँ पे इसकी प्रेशर ज़्यादा है, वो रिलेटिवली कंप्रेस्ड है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब हम टायर से या बालून से हवा निकालते हैं तो हम कंप्रेस्ड एरिया से हवा को सडनली लो प्रेशर एरिया की तरफ लेके आते हैं, यानी हम इसको एक्सपेंशन की तरफ लेके आते हैं, और ये सडन एक्सपेंशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. अब इस तरह जो कूलिंग इफेक्ट पैदा होती है थ्रू जोल-थॉम्सन इफेक्ट, वो क्यों कर पैदा होती है, तो उसकी कंसेप्चुअल डिस्कशन हम करेंगे. अब इसको हम कंसेप्चुअल बैकग्राउंड में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स से वी हैव अ गैस इन अ कंटेनर. ये हमारे पास एक कंटेनर है जो कि बंद है, और इस कंटेनर के अंदर हमने गैस रखा हुआ है. ये गैस मॉलिक्यूल्स है कंटेनर के अंदर, और हमने इस गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, हमने इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है. तो एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रेशर, हमने ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, तो ये कंप्रेस्ड हो गया है. गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं, और आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो इफेक्टिव होने लगती है, वो स्टार्ट होने लगती है. तो यहाँ पे हमने गैस को कंप्रेस कर लिया, और एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. यहां पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जनरेट होने लगी, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो एनर्जी रिलीज होगी. लिहाजा यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनमें अट्रैक्शन डेवलप होने लगती है, और जब मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन डेवलप होने लगती है तो इनकी एनर्जी कम होने लगती है, यानी ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एनर्जी रिलीज करने लगते हैं.
और एज ए रिजल्ट ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द गैस मॉलिक्यूल्स विच आर अंडर कंप्रेशन, ये कंप्रेशन प्रोसेस हीट जनरेट करने लगता है। लिहाजा जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो ये गर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये कंप्रेस्ड गैस है। लेट्स से वी रिलीज दिस कंप्रेस्ड गैस थ्रू अ नैरो जेट इनटू एन ओपन एरिया। हम इस कंप्रेस्ड गैस को एक नैरो जेट के जरिए ओपन एरिया में सडनली रिलीज करते हैं। ठीक है, जब हम इसको रिलीज करते हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। इनका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से भागने लगते हैं, एक दूसरे से परे हटने लगते हैं। इसकी वजह से इनके बीच का यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस था, मॉलिक्यूल्स हैव टू ब्रेक दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवर हियर। और जब हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए एनर्जी दरकार होती है। लिहाजा मॉलिक्यूल जब कंप्रेशन फॉर्म से सडनली एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो इनको एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये एनर्जी ये सराउंडिंग से ले लेते हैं। अगर ये ओपन एरिया में रिलीज हो रही है तो ये सराउंडिंग से ये एनर्जी लेके बॉन्ड्स को ब्रेकअप कर लेते हैं और गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। लिहाजा यहां पे जो एनर्जी सराउंडिंग में मौजूद थी, मॉलिक्यूल ने उनको अपने बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल कर ली, और यहां पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई। लिहाजा यहां पे कूलिंग इफेक्ट जो है, यहां पे कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होने लगता है, यहाँ पे ठंडक पैदा होने लगती है। और इस इफेक्ट को जब हम कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपेंड कर लेते हैं और उसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाती है, इसको हम जॉल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में मौजूद फ्रिज, एसी वगैरह तमाम ये जो अप्लायंसेस होती है ये जॉल थॉम्सन इफेक्ट से काम करती है। आपने देखा होगा आपके फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है जो कि फ्रिज के गैस को कंप्रेस कर लेता है। जब वो कंप्रेस कर लेता है तो गैस वो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स बाय कंप्रेसिंग इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होने लगती है, और अट्रैक्शन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है तो ये एनर्जी रिलीज करती है, तो गैस का कंप्रेसर हमेशा ऑपरेशन के दौरान गर्म होता है। अब फ्रिज के पीछे आप लोगों ने देखे होंगे पाइप्स होते हैं, तो ये कंप्रेस्ड एयर जो है उन पाइप्स में चला जाता है। जब ये कंप्रेस्ड गर्म एयर उन पाइप्स में चला जाता है तो वो पाइप गर्म हो जाते हैं, और वो गर्म पाइप सराउंडिंग जो कि रिलेटिवली ठंडा होता है, सराउंडिंग को वो हीट जो है वो ट्रांसफर करते हैं। अब ये गैस जो थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है ये ऊपर फ्रिज के खाने में चला जाता है, और वहाँ पे ये कंप्रेस्ड गैस सडनली एक्सपैंड होने लगता है, और उसकी वजह से सराउंडिंग से एनर्जी ले लेता है और सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और जब ये एनर्जी ए गैस मॉलिक्यूल ले लेता है तो कंप्रेसर के जरिए ये दोबारा कंप्रेस हो जाता है, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होने लगता है, और इसी तरह फ्रिज और एसी जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉल थॉम्सन इफेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.